हेलो फ्रेंड्स, आज हम ऐसे टॉपिक पे वीडियो बनाने जा रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्या आपको लगता है कि हमारी न्यायपालिका खतरे में है? और क्यों 600 जो वकील हैं देश भर से, उन्होंने सीजीआई को लेटर लिखा है? इस पत्र में ऐसा क्या है? और आपको क्या लगता है कि हमारी न्यायपालिका सच में खतरे में है? देखो, अगर हम बात करें इस लेटर की कि इस लेटर में है क्या, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है हमें समझनी है कि जो पत्र लिखा गया है उसमें ये बताया गया है कि जो भारत की जुडिशरी है ना, वो पॉलिटिकल प्रेशर में काम कर रही है। जो पॉलिटिशियन है वो प्रेशर में जुडिशरी से काम करवा रहे हैं, यानी कि न्यायपालिका प्रेशर के तहत कार्य कर रही है। तो क्या आपको लगता है इन दिनों जो कुछ भी इवेंट हुए, जैसे कि अभी अरविंद केजरीवाल का इश्यू हो गया, राइट, यानी कि आम आदमी पार्टी वर्सेस जो भी आपका चल रहा है बीजेपी, नाउ उसके बाद हम देखेंगे कि जो हमारा इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा हो गया, या फिर जो बड़े बड़े लोग थे जिनका बहुत रसूख था पॉलिटिक्स में, उनकी भी गिरफ्तारी हुई है डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे। और कभी कभी तो ऐसे होते थे हमारे यहाँ हिस्ट्री में कि 20 साल 30 साल लग जाते थे, मतलब ट्रायल ही नहीं होता था, ठीक है, बरी हो जाते थे। अभी ऐसा है कि वो नेता जो जा रहे हैं वो निकल नहीं रहे हैं, अगर वो किसी कारनामे में फंसे हैं तो। अभी रिसेंटली आपने देखा कि एक बाहुबली की मृत्यु हो गई, हार्ट अटैक से हालांकि हुई है, ठीक है, लेकिन आप देखो कि उसके उसके ऊपर 65 मामले लगे हुए थे। तो हमारी जुडिशरी किस तरीके से काम कर रही है, ये हम एक शब्द में अगर कहें तो आप समझिए कि हमारी जुडिशरी, जो आदमी करप्ट है या जिसने कोई प्रॉब्लम क्रिएट किया, सोसाइटी में हिंड्रेंस क्रिएट किया है, उसको भी अपना पक्ष रखने का मौका देती है। एग्जाम्पल के लिए निर्भया कांड आपको याद होगा, सबको पता है, जिसने क्राइम किया उसको पता है उसने कमिट किया है, लेकिन फिर भी उसको जो है इतना साल समय दिया गया, राइट, जबकि ये डिमांड थी कि उसको जल्दी फांसी देना चाहिए। तो आप समझिए हमारी जुडिशरी जो प्रक्रिया होती है वो बहुत डिले होती है, काम करने में समय लगता है। हम ऐसे फॉरेन कंट्री की तरह हमारा जो है जस्टिस सिस्टम नहीं है। हमारे जस्टिस सिस्टम का एक प्रिंसिपल आइडियोलॉजी है, उस पर काम करते हैं। जस्टिस का कहने का मतलब ये है कि हमारी जस्टिस ये इंश्योर करना चाहती है कि न्याय व्यवस्था जो है वो इसलिए होती है कि समाज में जिस पक्ष के साथ अन्याय हुआ है उसको न्याय मिले, और जिसने अन्याय किया है उसको सजा मिले, लेकिन ऐसी सजा मिले कि समाज में एक डिटरेंस क्रिएट हो। हमारे यहाँ मतलब आंख के बदले आंख नहीं होता है, ठीक है, हमारे यहाँ कारणों पे भी चर्चा होती है, हुआ तो क्यों हुआ। तो हमारी जुडिशरी बहुत मतलब वैल्यूएबल इंस्टीट्यूशन है। और हमारी डेमोक्रेसी में वैसे तो देखो मेनली 3 पिलर होते हैं, मीडिया को चौथे पिलर माना जाता है, मुझे आई डोंट नो वाई क्यों ऐसा होता है। आज के डेट की मीडिया चौथे पिलर के रूप में काम नहीं कर रही है। ना देखो, जो जो डेमोक्रेसी के हमारे मेन पिलर है, नंबर 1 है जुडिशरी, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव। और ये दो तो फिर भी सेम है ना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियर कटली मेंशन किया गया है कि जुडिशरी जो है वो कभी भी आपके लेजिस्लेटिव या एग्जीक्यूटिव का पार्ट नहीं हो सकती है। अब आप ये मत बोला कि मैम, बहुत सारे जो लोग रिटायर्ड होते हैं वो, अभी रिसेंटली कोलकाता में जो एक जज थे वो रिटायर्ड होकर के अभी मतलब पक्ष अपना पार्टी पद छोड़ करके रिटायर्ड होने वाले थे और बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। ऐसे बहुत सारे पॉलिटिशियंस आपने देखा होगा, बैकग्राउंड में भी बहुत सारे कांग्रेस को ज्वाइन किए थे। देखो, पद त्याग करने के बाद कौन क्या करता, दैट डजेंट मैटर, राइट, क्योंकि कार्य करने का अधिकार सबको है, समझ गया ना। लेकिन आप जज रहते भर में आप कहीं भी हायर पोजीशन पे नहीं बैठ सकते, आप सीएम नहीं हो सकते, आप जज भी आप सीएम भी ऐसा नहीं हो सकता है। तो हमारी जो जुडिशरी है वो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस पे काम नहीं करती है और उनके प्रेशर में नहीं रहती है। बट बहरहाल जो मुद्दा है ये तो एक्सप्लेनेशन था। बट जो मुद्दा है इस लेटर में वो यही लिखा गया है कि जो पॉलिटिकल पार्टी के जो लोग होते हैं वो दिन में तो हाँ हमारी जो कोर्ट रहेगी, जैसा कहेगी, जैसा न्यायालय चाहेगा वैसे ही होगा, और शाम में जब डिबेट होता है, जब न्यूज़ डिबेट होता है, तो उस टाइम पे वो कुछ ऐसी बयानबाजी करते हैं जिससे पॉलिटिकल पार्टी जो है एक तरह से प्रेशर क्रिएट करते हैं। और खुद सीजीआई ने भी ऐसे एक दो इंटरव्यू में रिसेंटली 2-4 दिनों में कहा है कि जो हमारी कोर्ट है उसकी गरिमा को डीमीन किया जा रहा है, हमारी कोर्ट की गरिमा को कम किया जा रहा है। मतलब हमारी कोर्ट को इस तरीके से दिखाया जा रहा है कि कोर्ट जो है वो रूलिंग पार्टी के अंडर काम कर रही है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ना। अगर हम थोड़ी सी बात करें तो यहाँ पे आप समझो इस लेटर के अंदर यही बात कही गई है कि हमारे यहाँ ना बेंच फिक्सिंग होता है। मतलब जैसे कि लेट सपोज कोई एक्स आदमी का केस है, मैं नाम नहीं लूंगी पॉलिटिकल पार्टी का, एक्स आदमी का केस है, तो अगर हमारी जो कोर्ट है, कोर्ट के अंदर वाई जज है जिसकी आइडियोलॉजी डिफरेंट है, या ऐसा लगता है कि इनकी आइडियोलॉजी आपकी आइडियोलॉजी से मैच नहीं करती है, तो वो आपके अगेंस्ट फैसला देंगे। दिस इज टोटली स्टुपिडिटी और नथिंग एल्स, हम ये कह सकते हैं।
अब सवाल ये है कि बेंच कैसे डिसाइड होता है। आपको पता होगा कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जजों की संख्या है राइट ना, वो टोटल 34 है। मतलब 1+33, यानी एक जो है हमारे सीजीआई है, रेस्ट जो है वो क्या है, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। आपको ये थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड में ले जाऊँ, 2019 में ये चेंज हुआ था। इससे पहले जो डेमो हमारी जो मतलब सुप्रीम कोर्ट है उसके अंदर जो पोजीशन था, टोटल नंबर ऑफ जज थे वो 31 थे। 1+30 हुआ करता था, एक सीजीआई होते थे एंड रेस्ट अदर जज होते थे। अब देखो सीजीआई और रेस्ट अदर जज का क्या मतलब हुआ, अदर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट का क्या मतलब हुआ। मतलब सभी जज बराबर है, ऐसा नहीं कि सीजीआई उनमें महान है और सभी जज उनके इन्फीरियर है। नहीं, सभी जज इक्वली अपोजिट, मतलब इक्वली एक दूसरे की, सभी एक दूसरे के समकक्ष हैं, सभी एक दूसरे के इक्वली है बाय पोटेंशियल। लेकिन उनमें वो सीनियर अमोंग है, जो सीजीआई है वो उनमें सीनियर अमोंग है। अब सीजीआई का काम क्या होता है, जैसे कि जो कोई भी केस आपके पास पहुंचा है, एज अ सुप्रीम कोर्ट के पास कोई भी केस पहुंचा है, उस पर सुनवाई होगी, तो कौन सा बैच या उस बैच में कितने नंबर ऑफ जज होंगे, ये डिसाइड करना सीजीआई का काम होता है। सीजीआई का मेन काम यही होता है कि इस केस की सुनवाई के लिए जो बेंच का गठन होगा उसका कॉम्पोजिशन क्या होगा, उसको सीजीआई डिसाइड करते हैं। तो यानी कि आप सीधा सीधा कह सकते हो कि अगर जो बेंच है उसकी फिक्सिंग की बात करते हो, यानी आप सीधा सीधा सीजीआई के कार्यकाल पे, जो उनकी कार्य करने का तरीका है, उस पर आप प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहे हो। यानी आप सो कॉल्ड डायरेक्टली ये कहना चाह रहे हो कि सीजीआई जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर काम कर रही है, इसलिए वो ऐसे ऐसे वकीलों का अपॉइंटमेंट करके बेंच बना रहे हैं जो अदर जो पॉलिटिकल पार्टी यानी कि जो अपोजिशन है उनके खिलाफ में फैसला दे। ऐसा लेटर में लिखा हुआ है। हालांकि इस लेटर की अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस लेटर का समर्थन किया है, और इस लेटर के बहाने ही जो अपोजिशन पार्टी है, सो कॉल्ड अपोजिशन पार्टी, मैं आपको बता दूं हमारे यहाँ अपोजिशन होने के लिए भी डेफिनेशन है। टोटल लोकसभा की जो हाउस की स्ट्रेंथ होती है उसका 10% जिस पॉलिटिकल पार्टी को होता है वही लीडर ऑफ अपोजिशन यानी अपोजिशन पार्टी होता है, और उसी के नेता लीडर ऑफ अपोजिशन कहलाते हैं। बट खरगे जो है वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, बट कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं है। तो अभी क्या हुआ ना, जब से मोदी गवर्नमेंट आई है तब से कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से 10% किसी, यानी कि टोटल 54 सीट किसी एक सिंगल पार्टी को आई ही नहीं कि कायदे से किसी को हम बोल सके कि ये अपोजिशन पार्टी है। एमपीज के चुनाव की मैं बात कर रही हूँ। तो इसीलिए 2014 में ये बोला गया, अच्छा अच्छा ठीक है भैया, आप तो इतना नहीं ला रहे हो, तो एक काम करते हैं, जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आ जाए, है ना। तो इसलिए आप समझिए कि हमारे यहाँ भी फिलहाल खड़गे जी हैं, एक दो और पार्टियां हैं जो अपोजिशन पार्टी हैं, और सारे अपोजिशन पार्टी मिल करके उनका एक अपोजिशन का लीडर तैयार होता है, राइट। तो वो लीडर ऑफ अपोजिशन कहलाता है लोकसभा का। राज्यसभा का भी इसी तरह का अलग होता है, राज्यसभा का अलग लीडर ऑफ अपोजिशन होता है। तो अभी यहाँ पे देखो, इस लेटर का समर्थन किया है, अब तो पॉलिटिक्स होगी हमारे यहाँ। एक मैं बात बताती हूँ आपको, अभी ना फॉरेन कंट्री से भी प्रेशर बनाया जा रहा है। अब इस बात को बहुत डेप्थ से समझिए कि अभी हमारे यहाँ ना एक नैरेटिव क्रिएट हो रहा है, आने वाले समय में आप देखोगे कि बहुत भयानक होने वाला है। कि जो हमारी अभी रूलिंग गवर्नमेंट है, यानी मोदी जी जो अभी हमारे पीएम हैं, उनके अपोजिशन में जो अलग पीएम का चेहरा दूसरे पार्टी से है वो कौन है वो भी तय नहीं है। बट अभी ये नरेशन क्रिएट किया जा रहा है कि जो अभी जेल में बंद है दिल्ली के सीएम, राइट। अब आप देखना, है ना, आप देखना, ये मेरा मतलब अपना एक मतलब इंट्यूशन है, अलग से अपना एक अंदर से फीलिंग आ रही है, और जो देख के पढ़ के इतने सालों का एक्सपीरियंस है, मुझे वो ये लग रहा है कि ऑब्वियस सी बात है, अब जो है ना, मतलब मोदी वर्सेस केजरीवाल ही है और कुछ है नहीं, समझ गए ना। तो आपस में अपोजिशन बिल्कुल ही इस बात पे लड़ जाएगी, और देखिएगा अपोजिशन फिर ऐसे भी अपोजिशन एक नहीं है, तो अपोजिशन होगी भी नहीं एक आने वाले समय में भी। तो इस तरीके से हमारे डेमोक्रेसी के लिए तो ये थ्रेटनिंग कंडीशन है, क्योंकि एक स्ट्रांग अपोजिशन का होना बहुत अनिवार्य है, अदरवाइज बहुत ज़्यादा चीज़ें गलत होने की चांसेस बढ़ जाती है ना। तो अब एक चीज़ देखो कि ये नैरेटिव्स हमारे यहाँ क्रिएट किया जा रहा है, और इसी नैरेटिव्स को क्रिएट करने में ना, मतलब एक क्रांतिकारी फिगर बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसमें कायदे से जुडिशरी को भी ये सरपास कर जा रहे हैं। जबकि ये भूल रहे हैं कि बैक टाइम में जो भी सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट आए हैं, या कोई भी अदर कोर्ट का जो भी वर्डिक्ट आया है, वो बिल्कुल इम्पार्शियल होकर के आया, किसी भी पार्टी के पक्ष में एज सच नहीं आया डेफिनेटली। अब देखो, हमारे यहाँ ना इतिहास रहा है, इसलिए ये चीज़ें क्वेश्चन बन रही है। हमारे यहाँ जज को दबाने का इतिहास रहा है, अभी ये हो नहीं रहा है। अभी हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट होके काम कर रही है, लेकिन हमारे यहाँ इतिहास रहा है, क्योंकि जब 18 महीने का इमरजेंसी लगा था, तो जो इंदिरा गांधी थी ना, तो इंदिरा गांधी ने, क्योंकि इंदिरा गांधी ने लूप होल किया था, आपको बता दें इंदिरा गांधी की सीट चली गई थी, क्योंकि उन्होंने जो है, जो हमारा 1951 का रूल है,
पीआर एक्ट जिसे कहते हैं, पीआर एक्ट 1951, पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951, जिसमें नॉमिनेशन करते हैं, इलेक्शन होता है, उसमें गलत इन्फॉर्मेशन के तहत और मिसकंडक्ट के हेल्प से इंदिरा गांधी ने चुनाव जीता था, अपने पोजीशन को इंश्योर किया था। तो उसपे जो है ना कोर्ट ने फैसला दिया था और उनकी पोजीशनिंग डाउन होने वाली थी, इमरजेंसी लगा। नाउ हम देखेंगे यहाँ पे कि अब उसके बाद इंदिरा गांधी ने अपने जो उनकी आइडियोलॉजी से मैच करते हैं या जो उनको फेवर करने वाले लोग हैं, उनको सीजीआई बनाती हैं। अब कैसे, समझिए। जैसे मैंने आपको बताया कि सीजीआई के अंदर जो कॉम्पोजिशन होता है, वो जैसे अभी फिलहाल में 34 है, तो 1+33 है। तो ये जो 33 है, इनके रिटायर्ड होने के बाद ये 33 में से जो सीनियर होगा वो सीजीआई के लिए आगे बढ़ेगा, है ना, उनका अपॉइंटमेंट होगा। अब अपॉइंटमेंट पे भी बहुत सारे केस है, जिसे हम लोग देख लेंगे यहाँ पे आगे। तो अब यहाँ पे जो हमारे 3 सीनियर जज हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर उस टाइम पे, राइट, जिसमें जस्टिस एएन रॉय थे। उसके बाद हम देखेंगे जो है अदर अदर जो भी जस्टिस थे वहाँ पे, उनको सरपास किया गया, ठीक है। और उसके बाद उनके फेवर के जो लोग थे, जो जज थे, है ना, तो उनको बनाया गया सीजीआई। सीजीआई हिदायतुल्लाह जो थे वो इसी कारण से बन के आए थे। अदरवाइज बहुत सारे ऐसे हमारे जज थे जो उस टाइम पे इलिजिबल थे, लेकिन वो बन नहीं पाए जस्ट बिकॉज ऑफ जो है आपकी जुडिशरी का प्रॉब्लम, जो हमारी जुडिशरी कमजोर हो गई गवर्नमेंट के एक्शंस के कारण, राइट। तो एक छवि हमारी उस टाइम पे बन के जुडिशरी की खराब हो गई ना। उसके बाद हम देखेंगे बाद में फिर जो जज का अपॉइंटमेंट है, तो अब जज का अपॉइंटमेंट अगर गवर्नमेंट अपने फेवर के हिसाब से करेगी, तो फिर तो हमेशा गवर्नमेंट को नीट एंड क्लीन मिलता रहेगा सुप्रीम कोर्ट से। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जज को लगेगा भैया अगर सीजीआई बनना है तो गवर्नमेंट का वाह 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 करना पड़ेगा ना। अभी हम देखेंगे इस वजह से 1981 में फर्स्ट जज केस हमारे सामने आता है, जिसमें टर्म पे बात होती है। और टर्म पे बात ये होती है कि जब मतलब कोई कॉग्निजेंट रीजन, चूंकि ये बहुत बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा है, और इसे समझने के लिए अगर आपकी पॉलिटिकल नॉलेज यानी पॉलिटी आपने पढ़ी है तो ही आपको समझ में आएगा। बट मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि जो चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट होगा वो एक अलग मैनर में होगा। वो बहुत अपॉइंटमेंट का जो तरीका होगा वो 12 वर्ष तक जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अपने हिसाब का होगा। 12 वर्ष तक इस मैटर को कोई छू नहीं सकता। तो 12 वर्ष तक फर्स्ट जज केस चला, हालांकि इसमें डिस्कशन हुए, बहुत सारी चीज़ें निकल के आई। एंड सेकेंड जज केस जो हुआ उसमें फिर बात ये आई कि जैसे प्रेसिडेंट है उनसे कंसल्ट करना पड़ता है। तो कंसल्ट का क्या मतलब होता है? कंसल्ट का मतलब ही हो गया कनकरेंस, मतलब हाँ हामी भर गई। तो इस पे विवाद हुआ, ये सेकेंड जज केस चला। मैंने टर्मोलॉजी पे ये टर्म क्लियर नहीं की, कंसल्ट का मतलब क्या उनकी, हाँ, या उनको सिर्फ बता देना है कि देखो देखो हम सीजीआई बनने वाले हैं, या फिर ये बता देना कि देखो हम सीजीआई बनने वाले हैं, आपका क्या करना है। तो मतलब इस पे डिस्कशन हुआ। ये सेकेंड जज केस था। नाउ थर्ड जज केस 1988 में हुआ। इसमें आर्टिकल 143 के तहत कोलिजियम की स्थापना हुई, यानी जो आज जो कोलिजियम वर्क कर रहा है ना, कि जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज कौन बनेंगे, ये जज ही तय करेंगे कि जज कौन बनेंगे। उसमें गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं रहेगा। इससे जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंस है और जो काम करने की स्वतंत्र प्रणाली है वो सुनिश्चित रहेगी, ऐसा मानना है। लेकिन अगर हम आज के मॉडर्न डेमोक्रेसी के हिसाब से देखें तो ये बहुत वेग हो जाता है। मतलब जज ही जज का अपॉइंटमेंट करेंगे तो क्या नेपोटिज्म फेवरेटिज्म जो हम लोग सुनते हैं वो यहाँ पे स्टैब्लिश्ड होता है? तो आंसर मिलेगा यस, ये होता है। और आपको देखने को मिलेगा कि जो भाई भतीजावाद है वो हमारे जुडिशरी के अंदर बहुत ज़्यादा है। तो इसी को दूर करने के लिए हमारे यहाँ जो है 2015 में रूल आया था, एनजेएसी, जिसे नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन कहते हैं। इस पे विवाद हुआ और ये जो है हमारा फोर्थ जज केस बन करके हमारे सामने आया। 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके इसे बनाया गया 2015 में। मोदी गवर्नमेंट का पहले ही काम था कि जुडिशरी में रिफॉर्म करना, राइट। तो ये हुआ, इसे विवाद हुआ, फोर्थ जज केस ये हुआ। लेकिन अभी तक ये चेंज नहीं हुआ है, अभी भी स्टेटस को है। मतलब अभी भी जो हमारी, हाँ, जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जज का अपॉइंटमेंट होता है वो कोलेजियम सिस्टम से ही होता है, जो कि एक पार्शियल तरीका नहीं है। तो अभी अगर जज का अपॉइंटमेंट पार्शियल तरीके से नहीं होता तो डेफिनेटली वी कैन से कि गवर्नमेंट के अंडर जुडिशरी तो बिल्कुल भी नहीं आती है। अगर ये लॉ पास हो जाता तो एक आप कह भी सकते थे कि हाँ चलो, अब तो जज का अपॉइंटमेंट में गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है डायरेक्टली, तो कैसे होगा, हो सकता है फेवरेटिज्म होता होगा। लेकिन एज सच ऐसा नहीं है। अब देखने वाली बात है कि सीजीआई इस लेटर पे अपना किस तरह का प्रतिक्रिया देते हैं। आपको ये भी याद होगा कि रिसेंटली, हालांकि ये अभी तो वकीलों ने लेटर लिखा है, लेकिन पास्ट कुछ ईयर पहले आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट के 4 जज
बाहर निकल के आ जाते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और ये बताते हैं कि मामला जो सर से ऊपर चला गया तब हम बाहर निकले। तो ये इंटरनल जज के अंदर का भी कॉन्फ्लिक्ट था और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इम्प्लीमेंट करना चाहती थी फोर्थ जज केस, जिसमें कॉलेजियम सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी की बात की गई थी। आखिर पता होना चाहिए भारत की जनता को कि कोई जज बन रहा है तो किस ग्राउंड पे जज बन रहा है, और कोई जज जो सुप्रीम कोर्ट के लिए जाना चाहता है वो नहीं जा पा रहा है या नहीं बन पा रहा है सीजीआई, तो किस ग्राउंड पे रिजेक्शन हो रहा है। यानी सिलेक्शन और रिजेक्शन का ग्राउंड जो है वो क्लियर होना चाहिए, यानी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। तो वो चीज़ जो है मिसिंग है आज के दिन में भी। तो इस मैटर से इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था कि गवर्नमेंट हम पे दबाव बना रही है। तो ये भी एक मुद्दा है, पास्ट का भी मुद्दा है और प्रेजेंट का भी मुद्दा है। अब आपको ये बताना है कमेंट करके कि क्या आपको लगता है कि हमारी जुडिशरी दबाव में काम कर रही है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।